इंग्लिश में आपका स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे कि कैसे सेट रणनीति के तहत कुछ टिप्स और ट्रिक्स अपना करके कम समय में, कम मेहनत में हम लोग सटीक काम करके कैसे सिलेक्शन ले सकते हैं। और मैं आपको इसलिए बताने में सक्षम हूँ क्योंकि मैंने खुद 2 बार सिलेक्शन लिया है और मैं कोई बहुत बड़ा स्कॉलर स्टूडेंट नहीं था। बेसिक एजुकेशन या जो है स्कूलिंग एजुकेशन या आप डिग्री सेक्शन की एजुकेशन जिस टाइप की मेरी हुई है, मुझसे सबकी बेहतर ही हुई होगी, इतना आप समझिए। कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपके सामने शेयर नहीं कर पा रहा हूँ, अदरवाइज जितना मैं आपको बता रहा हूँ आप उस पर यकीन करो। जो भी यहाँ स्टूडेंट तैयारी करने वाला है उसका उसका अभी का बैकग्राउंड, जो आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड है, ये मेरे एजुकेशनल बैकग्राउंड मतलब 2016 के पहले वाले से बेहतर ही होगा, मैं इसका दावा करता हूँ। इतना कहने का मतलब इतना लो कैटेगरी का, या इतना कहने का मतलब 2016 के पहले की जो मेरी सिचुएशन थी वो बेहद ही कमज़ोर थी, उतना कमज़ोर शायद किसी का होगा। तो अगर जो मेरा सिलेक्शन हो सकता है तो आपका भी हो सकता है। मैं 16 बैच का सिलेक्टेड हूँ, फिर मैं 21 में भी सिलेक्ट हुआ हूँ। तो कुछ चीज़ें हम अपने अनुभव के आधार पर, वो चीज़ हम आपको आज शेयर करेंगे। सिर्फ अनुभव के आधार पर वो चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि उस वो आपको ना कोई किताब में मिलेगा, ना आपको जो है कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट इसको जो है बताना चाहता। इसलिए नहीं बताना चाहता है क्योंकि सिलेक्शन मिलने के बाद कोई भी व्यक्ति होगा वो अपने सिलेक्शन को, अपने किए गए कर्मों को वो रियल ना बता के बल्कि उसको जो है वो हाइपरबली में उसको रिप्रेजेंट करता है। लेकिन मैं आपको आज एकदम रियल सिचुएशन बताऊंगा कि सिलेक्शन कितना आसान है, कैसे लिया जा सकता है। और इवन की सबसे कमज़ोर से कमज़ोर छात्र, जब मैंने शुरुआत किया था इसको 2016 में, तो उस समय अगर जो आप हमसे पूछते कि राम जाता है या सुबह से वर्षा हो रही, आप इसका ट्रांसलेशन बताओ, मैं शायद बता सकता, शायद नहीं बता सकता, एकदम कन्फर्म है। तो अगर जो मेरा हो सकता है तो किसी का भी हो सकता है। तो आप कुछ जो है रणनीति को अपना करके कुछ जो है सेट जो है, इसी में मैं आपको बताऊंगा कुछ टिप्स हैं, कुछ ट्रिक्स हैं, वो सावधानी आप बरत करके जो है आप आसानी से वो चीज़ अचीव कर सकते हैं और आप अपने जो है पहले अटेम्प्ट में ही अचीव कर सकते हैं। अब इसमें देखिए, सबसे पहला काम नंबर 1 आपको क्या करना है। नंबर 1 आपको करना है कि आपको अपने सिलेबस के बारे में पता होना चाहिए। ये आपका सिलेबस है प्रवक्ता वाला, और मैं नीचे टीजीटी वाला भी अभी आपको दिखा रहा हूँ। तो सिलेबस में क्या होता है, जैसे सिलेबस में आप क्या करते हैं, अनसीन पैसेज। अब ये अनसीन पैसेज है। अनसीन पैसेज टोटल आपकी समझ के ऊपर होता है। जितनी आपकी वोकैब होगी, जितना आपके पास सेंटेंस स्ट्रक्चर का ज्ञान होगा, उतना अच्छा आप ये कर सकते हैं। तो अब हमारे लिहाज से इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है मेरी ये बात आपको व्यवहारिक लगती हो, लेकिन अभी आप आगे समझ जाएंगे, तो ये पोर्शन आप बिल्कुल छोड़ दीजिएगा। अब आते हैं हम यूसेस पे, टेंस पे, स्पेलिंग पे, पंक्चुएशन पे, नरेशन पे, वोकैब पे और इडियम्स फ्रेजेस पे। इसमें ये चीज़ इतनी लिखी गई है, इतनी लिखी गई है, ये आपको लगता है बहुत थोड़ा सा है, लेकिन इसी में से आपके जो है जैसे कुछ चीज़ें यहाँ नहीं लिखी गई हैं वो अंडरस्टूड हैं। अगर जो आपका जो है यूसेज दे दिया गया, तो ये यूसेज बड़ा व्यापक शब्द है, इसके अंतर्गत आपका सारा पार्ट्स ऑफ स्पीच आ गया, सारी चीज़ आ गई। तो अब इसमें आपको क्या है, जैसे हिडन आपका क्या है, हिडन आपका है पार्ट्स ऑफ स्पीच, खैर ये तो अलग की चीज़ है। तो सबसे पहले आपको क्या समझना है, आपका सिलेबस क्या है। सिलेबस में ये चीज़ें दी गई हैं। ग्रामर चाहे टीजीटी की हो, पीजीटी की हो, दोनों की सेम होती है। दूसरी क्या चीज़ होती है, दूसरी आपकी चीज़ होती है लिटरेचर। लिटरेचर में भी आपको ऐसे पागलों की तरीके से नहीं पढ़ना है, क्योंकि पागलों की तरीके से आप पढ़ करके तुम सोचो कि मैं बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ, 18 घंटे मेहनत कर रहा हूँ, 20 घंटे मेहनत कर रहा हूँ, कोई मतलब नहीं है। सफलता आपको यहाँ मिलनी है, आप मेहनत यहाँ कर रहे हैं, तो सफलता आपको कभी मिल नहीं सकती है। अगर जो इसमें भी आपको जो है ध्यान दे के पढ़ना है। अब जैसे क्या है, राइटर्स आपके जो है आथर्स के बारे में पढ़ना है और उनके वर्क्स के बारे में पढ़ना है। तो आथर के बारे में कहने का मतलब सबसे पहले इनकी क्या पढ़ना है, आपको इनकी बायोग्राफी देखनी है। तो और बायोग्राफी में भी क्या देखनी है, बायोग्राफी में आपसे ये ध्यान देना आप कि कभी भी उन चीज़ों को मुझे नहीं पढ़ना है जिसका योगदान इनके लिटरेरी करियर में ना हो। अब जैसे वर्ड्सवर्थ की मैं बात करता हूँ,
तो वर्ड्सवर्थ में इनकी सिस्टर जो डोरोथी थी, हम उसके बारे में क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि उसका वर्ड्सवर्थ के लिटरेरी करियर में योगदान था, और अगर जो योगदान न रहा होता तो मैं इसको भी न पढ़ता, या सिलेबस में वो चीज़ भी आपके ज़रूरी नहीं होती। तो पहली चीज़ आपको ये ध्यान देना है, इनके अगर जो किसी रिश्तेदारों के बारे में आप पढ़ रहे हैं, इनके किसी फ्रेंड्स के बारे में आप पढ़ रहे हैं, तो बस उसी पे आपको फोकस करना चाहिए। अगर जो उसका लिटरेरी करियर में योगदान है तो आप उसको पढ़ो, अदरवाइज आप छोड़ दो। इस टाइप के क्वेश्चन हम देखते हैं ग्रुप में बहुत से टहलते हैं, आप उनके पीछे भगते भी हैं, तो उनका कोई महत्व नहीं है। जिसका लिटरेरी करियर में योगदान नहीं है, आप रिसर्च करके सर्च करके 10 दिन उस पर आप अपना वेस्ट करके उस चीज़ को पता भी करते हैं, उसकी कोई वैल्यू नहीं। आप अपना समझिए टाइम वेस्ट किया आपने। अब ये आपने जो है, जैसे इनका ये तो हो गई बायोग्राफी बनाने, जो है बायोग्राफी का तरीका। अच्छा, बायोग्राफी में आपको क्या करना है? अब बायोग्राफी, जैसे ये विलियम शेक्सपियर है, तो विलियम शेक्सपियर आपको पता है, आप इनकी रफ बायोग्राफी पढ़े हैं, आपको पता ये होगा कि विलियम शेक्सपियर टोटल 52 साल जिए हैं। ठीक, अब 52 साल ये जिए हैं, सारी इनकी इवेंट्स आपको याद भी करनी है, सारे इनके बारे में आपको समझना भी है। आपको क्या करना है, चीज़ें तब याद होती हैं, आपने साइकोलॉजी पढ़ा होगा, बीएड आपने किया होगा, आपको पता होगा कि कोई चीज़ अगर जो क्रमबद्ध तरीके से है, क्लियर है, तो दिमाग में सेट होने में आसानी ज़्यादा होती है। और अगर जो यही चीज़ हाच पाँच वाले मैनर में रखी गई है, पता चला ये एक एलिमेंट है, इसका चौथाई पार्ट यहाँ है, एक चौथाई पार्ट यहाँ है, इसके मान लीजिए 4 पार्ट हमने कर दिए, चारों कोई यहाँ पड़ा है, कोई यहाँ पड़ा है, कोई यहाँ पड़ा है, कोई यहाँ पड़ा है, आप समझ नहीं पाओगे, आपको अब पास पास बैठाने में समय लगेगा। अगर जो चारों पास बैठा के आपको एक बार दिखा दिए जाएं, फिर उसके बाद दूर भी रख दिए जाएं, आप तुरंत सट से मिला लोगे। तो राइटर्स में जो बायोग्राफी आप तैयार करते हैं, उसमें आप लोग थोड़ी मेहनत कर लीजिए। मेहनत करने में क्या करना है, इनका आप पूरा सर्च करो, इनकी पूरी कुंडली निकालो। कुंडली निकालने कहने का मतलब, जैसे 1564 में पैदा हुआ, 65 में कुछ इवेंट नहीं हुआ, तो 65 आप छोड़ो ना, 65 लिखो और उसके सामने ऐसे क्रॉस लगा दो, या 65 लिखने के बाद आप 0 इवेंट, उसके सामने कोई नहीं। टोटल शेक्सपियर जिए हैं 52 साल, 52 साल में तुम्हारी 52 लाइन खर्च होगी। किसी किसी साल में 2-3 इवेंट हो जाती है, तो हो सकता है उसमें 2-3 लाइन तुम्हारी लग जाए। तो कहने का मतलब हमारा, अगर जो आप 100 या 120 लाइन खर्च करते हैं, एक बहुत ही फर्स्ट क्लास आपकी बायोग्राफी बनके तैयार हो जाएगी। और वो बायोग्राफी बनाते बनाते ही मैं बताऊं आपको याद हो जाएगी। ये तरीका मैं अपने ऊपर अपनाया हूँ। अब जैसे मान लो आप पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, 17 राइटर्स आपके पास हैं, 17 की आप बायोग्राफी बना डालो, और 17 की बायोग्राफी में मैं आपको बताता हूँ 17 दिन से ज़्यादा नहीं लगने हैं। जो भी आपके पास स्टडी मटेरियल हैं, आप उनको एक साथ लेके बैठ जाओ। बायोग्राफी में क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर वे में सबको डाल दीजिए, एक दिन में एक राइटर की बायोग्राफी तैयार हो जाएगी। और आप बायोग्राफी इसी पैटर्न पे बनाना। जैसे मान लो शेक्सपियर 1564 में पैदा हुए, 1565 कोई इवेंट नहीं हुआ, आप इसको ऐसे छोड़ दो। 1566 कोई इवेंट नहीं हुआ, ऐसे छोड़ दो। ऐसे आप छोड़ते चले जाओ, तो इससे क्या होगा, दिमाग में बैठता चला जाता है, अच्छा यहाँ इवेंट हुआ, यहाँ नहीं हुआ, यहाँ नहीं हुआ, यहाँ नहीं हुआ। फिर बीच में आप ऐसे गुड़ा गणित, अच्छा 7 साल खाली गया, 5 साल खाली गया। तो ये जो जितना दिमागी घोड़ा आप दौड़ाते हैं, जितना गुणा गणित लगाते हैं, चीज़ों को याद करना, डेट्स को याद करना, उतना ही आपके लिए ईजी हो जाता है। फिर जो काम आप 17 महीने में नहीं कर पाए थे, वो काम आप 17 दिन में कर लेंगे। तो पहली चीज़ तो आपको ये याद रखना है कि बायोग्राफी जो भी आप जिनकी भी तैयार करें, आप उनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर वे में तैयार करें। और अभी मैं आपको एक नमूना भी दिखाऊंगा इसका। दूसरी चीज़ आती है अब इनके वर्क्स की, कि वर्क्स में आपको क्या करना है। तो इनके वर्क में आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट वर्क आपको कवर करना है। जो इनका वर्क सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, पहले आप उनको पढ़ो। उसका पढ़ने के बाद आप उसकी जितनी डिटेल पढ़ पाइए पढ़िए, जितना आपके पास उसका जो है चीज़ें मौजूद हैं आप उनकी करिए। हाँ, एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा, हमने थोड़ा मिस किया है, कि जब आप बायोग्राफी राइटर्स की तैयार कर रहे हों, तो सबसे दिक्कत ये आती है कि डेट आप किसी को मानते हो और बोर्ड डेट किसी को मानता है। उस सिचुएशन में आप क्या करेंगे, उस सिचुएशन में आप करेंगे कि जो सुप्रीम बुक हो, डेट्स के मामले में जो सुप्रीम बुक हो, सबकी बाप हो, आप उसकी डेट मानो। तो डेट्स के मामले में सबसे अच्छी बुक है आपकी जो है ऑक्सफोर्ड कंपेनियन। ऑक्सफोर्ड कंपेनियन आप डेट सारा उससे टैली करा लीजिए। बायोग्राफी अगर जो आप बना भी रहे हैं, आप किसी भी जो है यूट्यूबर्स के चक्कर में, किसी भी जो है कहने का मतलब शार्ट तरीके के चक्कर में बिल्कुल ना आप पढ़िए।
आप वैल्यू उसी को दीजिए, जो है आप ध्यान उसी को दीजिए जो जेन्युइन बात करता हो। तो जेन्युइन बात करने में क्या कि जैसे सेल्फ स्टडी, आपको हम टोटल सेल्फ स्टडी करके ही किए हैं, इसलिए टोटल फोकस हमारा सेल्फ स्टडी पर ही है, हम उसी के पैटर्न पे हम आपको बता रहे हैं। अब जैसे सबसे पहले नंबर 1 की बुक कौन सी है? नंबर 1 की बुक है ऑक्सफोर्ड कंपेनियन। तो ऑक्सफोर्ड कंपेनियन आप क्लिक करो, और ऑक्सफोर्ड कंपेनियन आजकल पढ़ना बड़ा आसान हो गया है, वो ई बुक आ चुकी है। ई बुक आप उसको जो है पीडीएफ फॉर्म में ले सकते हैं, और उसमें जैसे मान लीजिए शेक्सपियर यहाँ है, तो शेक्सपियर जैसे क्लिक करेंगे, भले ही 1400 कुछ पेज पे हो, डायरेक्ट आप उसको जो है आपको स्क्रॉल नहीं करना पड़ेगा, आप वहाँ पहुँच जाएंगे। फिर उसमें आप देखेंगे कि जो ऑथेंटिक बुक होती हैं, बढ़िया बुकें होती हैं, वो बहुत लेंदी नहीं होती हैं। तो उसमें हमको लगता है मुश्किल से 50 या 60 लाइन्स में पूरी शेक्सपियर की बायोग्राफी दे रखी है। और ऑक्सफोर्ड कंपेनियन की 2 बुकें आती हैं, 2 बुकें डिफरेंट राइटर की हैं, तो दोनों आप ले लीजिएगा। और दोनों के मैटर लगभग समान है, 1-2% का खाली अंतर आता है, तो दोनों आप पढ़ो। 50 लाइन पढ़ना कोई बहुत बड़ी चीज़ है नहीं। आप इनसे नोट करिए, इसी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर वे में पहले आप बना लेना। पहले आप ऐसे डेट बना लीजिएगा, 52 साल जिए हैं, 52 लाइन का पहले आप ऐसे बना लो, रफ काम कर लो। फिर जो मिलता जाए डेट के सामने, आप जैसे मान लीजिए 1564 ये मुझे मिला, तो 1564 जैसे मैंने ऑक्सफोर्ड कंपेनियन में देखा, हाँ ये इनका बर्थ जो है, कहने का मतलब बर्थ ईयर है, तो बर्थ ईयर आप यहाँ मेंशन करिए। आप यहाँ देखिए 1564 में और कौन सी इवेंट हुई, तो 1564 में पता चला बैप्टाइज्ड हुए, तो आप बैप्टाइज्ड भी इसी डेट में कर लीजिए। अब दोनों बुक में चेक कर लीजिए कि ऑक्सफोर्ड कंपेनियन जो एक राइटर की है वो क्या बोलती है, दूसरे राइटर की है वो क्या बोलती है, दोनों का ले लीजिए। दोनों सेम है तो कोई बात नहीं, डिफरेंट है वो चीज़ आप नोट कर दीजिए, उसी के सामने डाल दीजिए उसी। क्योंकि कल की डेट में जब आप नोट्स बना लेते हो, आपको नोट्स बनाने के बाद ये मैं किताब किनारे रखवाने की मैं बात कर रहा हूँ कि आपको इसको पढ़ना नहीं है, किताब आप किनारे कर देंगे, नोट से ही आपके पास हमेशा रहेगी। ऑक्सफोर्ड कंपेनियन की है तो उसके सामने आप ऐसे लिख दीजिए ओसी। ऑक्सफोर्ड कंपेनियन सेकंड वाली है तो लिख दो ओसी सेकंड, वो तथ्य आप उसके सामने डाल दीजिए। कल की डेट में मान लीजिए पढ़ते पढ़ते कभी मन में डाउट होता है कि ये मैंने कहाँ पढ़ा था, तो लिखा रहेगा तो आप सर्च करने में बड़ा आसानी रहेगा। या किसी से डिबेट होती है कल की डेट में, तो मान लीजिए कोई आपसे एज में बड़ा सीनियर है, ओहदे में बड़ा सीनियर है, कोई ज़रूरी नहीं कि वो आपको सही ही चीज़ बता रहा हो, तो उस समय आपका कॉन्फिडेंस डिगने लगता है, अरे यार ये तो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, ये बता रहे हैं तो सही ही होगा। तो एक चीज़ मैं आपको ये भी आज की डेट में बता दूं कि बुक से बड़ा ऑथेंटिसिटी वो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हों चाहे जो हों, हैं तो इंसान। तो आप बुक को वैल्यू दो, किसी को आप वैल्यू ना दो, आप बुक को वैल्यू दो। अगर जो बुक में वो चीज़ है तो वो कोई भी बता रहा है उसकी वैल्यू नहीं है, तो आप हिप्नोटाइज ना हो, आप परेशान ना हो। इसलिए हमने आपको ये तरीका बताया कि जो भी तथ्य लिखना उसके सामने बुक का रेफरेंस जरूर डाल देना। शॉर्ट फॉर्म आप ओसी बना लीजिए, ओसी फर्स्ट ओसी सेकंड। कोई इसके इतर अगर जो बताएगा, आप तुम्हारा विश्वास अगर जो डगमगा रहा होगा तो एक बार खोल के चेक कर लेना आप, तो आपको लगेगा अच्छा ये तो जो है चलो ठीक है हमारा सही है, जो फलाने सर बताए हैं उनका गलत है। आप उनसे कहो ना कहो अलग की चीज़ है, लेकिन वो चीज़ आप दिल की तसल्ली के लिए, क्योंकि एक बार आप पता चला कॉन्सेप्ट आपका बना, किसी के कारण दोबारा कॉन्सेप्ट टूटता है, तो कॉन्सेप्ट अगर जो एक टूटा तो वो समझिए सारे को डिस्टर्ब कर देता है, फिर आप याद नहीं कर पाओगे। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि बुक का रेफरेंस यहाँ पे आप ज़रूर डाल दीजिएगा। तो जब आप बुक का रेफरेंस डाल देंगे तो आपके विश्वास के लिए बड़ा मजबूत रहेगा, वो लोहे की लाट एकदम रहेगी। आप ऐसे जो है पूरा बनाते चले जाइए, 64 65 66 जो भी हो, ऐसे बनाते आप बढ़ते चले जाएंगे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर वे में। तो सबसे पहले ऑक्सफोर्ड कंपेनियन आप कवर कर लो। अब ऑक्सफोर्ड कंपेनियन के बाद अगर जो किसी और बुक में कोई चीज़ जैसे तुमको डिफरेंट मिल जाती है, जैसे मान लीजिए WJ लांग हुई, अल्बर्ट हुआ, चीमा हुआ, अगर जो आपके पास मौजूद हैं तो आप उनमें भी देख लीजिए। कोई डिफरेंट चीज़ है, डेट से इतर कोई चीज़ है, वो न्यू आपको लग रही है, आप वहाँ तुरंत उसको उसी ईयर में मेंशन कर दीजिए। फिर उसके बाद बुक का आगे नेम लिख दीजिए कि WJ लांग, या शॉर्ट फॉर्म अपनी एक कोई ट्रिक बना लो जैसे WJ, तो मैं WJ लांग समझ जाए। अल्बर्ट तो ALB आप लिख लो। हम अपनी नोट्स इसी टाइप से बनाते हैं। तो ये आपका जो है एक तरीका हो गया। ऐसे 18 का आप बनाओगे, फर्स्ट डे हो सकता है तुमको बड़ी मेहनत पड़े, लेकिन मैं आपको यकीन बता दूं कि 1 महीने बाद आपके अंदर जो है गजब का कॉन्फिडेंस आएगा। अब ये तो हो गया राइटर्स की बायोग्राफी। दूसरा मैं अब आपको बताता हूँ वर्क। तो वर्क भी अगर जो आपको इनको पढ़ने हैं तो वर्क थोड़ा आपको जो है कासस होके पढ़ने हैं। जैसे मान लो मैं हैमलेट पढ़ रहा हूँ,
हैमलेट पढ़ रहा हूँ तो अगर जो मुझे टेक्स्ट मिल गई तो बहुत अच्छा है। टेक्स्ट लेके आप टेक्स्ट को पूरा एकदम इत्मीनान से अच्छे से पढ़ो, उसमें जो भी बारीक बारीक पॉइंट हैं आप उनको सब नोट करिए, आप अपनी व्यक्तिगत एक नोट्स बनाइए। और हमने अगर जो आपको देखना होगा प्ले स्टोर पे चले जाइएगा हमारे, और वहाँ पे हैमलेट की वीडियो पड़ी है, ओथेलो की वीडियो पड़ी है, कैसे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, कैसे बनाए जाते हैं, कैसे तथ्य होते हैं, वो सब आप उस वीडियो में देखेंगे, आपको नमूना मिल जाएगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन खुद क्रिएट किए जाते हैं। आप क्वेश्चन खुद क्रिएट करो, किसी के भरोसे न रहो। आप ये मेथड लगा सकते हैं, पूरी बुक का आप स्कैन कर लो। अच्छा, सबसे पहले आपको इम्पॉर्टेंट वर्क करना है, जैसे शेक्सपियर आप पढ़ रहे हो तो शेक्सपियर के जो 4 ट्रेजेडी है बड़े इंपॉर्टेंट है, पहले आप उसको कवर करो। समय बचता है तो जो गैर जरूरी हैं आप उनको भी कवर कर सकते हैं। तो ये पैटर्न आप पूरा ऐसे लगाएंगे। दूसरा पैटर्न आपको क्या करना है, दूसरा पैटर्न आपके सामने आता है कि जैसे मान लो अब लिटरेरी टर्म्स भी इसी के साथ लगा है, तो लिटरेरी टर्म्स में भी हमको क्या करना है, हमको किसी लोकल की बुक के चक्कर में नहीं पढ़ना है। लोकल बुक के चक्कर में क्यों नहीं पढ़ना है, क्योंकि आप ऐसे सोचो, जैसे मान लो आप क्या कर रहे हैं, एग्जामिनर आप हो, सॉरी पेपर सेटर आप हो, आपको क्या करना है, आपको जो है आंसर की भी देनी है। एग्ज़ाम के बाद आप आंसर की देंगे, आंसर की में फिर उसके बाद जो है प्रत्यावेदन का भी जो है वो सिस्टम छिपा है, प्रत्यावेदन आप दे रहे हैं। प्रत्यावेदन देने के बाद अब हो सकता है कभी कभी मैटर बढ़ते बढ़ते कोर्ट भी पहुंच जाएगा, तो इस कंडीशन पे आप क्या करेंगे, आप कौन सी बुक चूज करना चाहोगे, तो आप सर्वोत्तम बुक चूज करेंगे। नंबर 1 लोहे की लाट जो बुक होगी, जिसका बहुत नेम फेम होगा, आपका प्रयास यही रहेगा कि आप वहीं से क्वेश्चन उठाएं, क्योंकि एक क्वेश्चन बनाने के इनको पैसे मिलते हैं। अगर जो इनके क्वेश्चन में फॉल्ट आ जाती है, वो क्वेश्चन कोर्ट में जाके इनका झूठा साबित होता है, तो ये महोदय ब्लैक लिस्टेड हो जाते हैं। अगली बार से इनको अवसर क्वेश्चन बनाने का नहीं दिया जाता है, डिफेम होते हैं। तो ये भी क्या करते हैं, ये अथेंटिक बुक से ही क्वेश्चन बनाते हैं। अब अथेंटिक बुक क्या है, जैसे ऑक्सफोर्ड कंपेनियन, डेट्स के मामले में इसका कोई सानी नहीं है। लिटरेरी टर्म्स के क्वेश्चन हैं तो वो एम.एच. अब्रम्स ग्लोसरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स, मैं बुक की जो है लिस्ट आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF एक जो है बना के मैं करूँगा, उसमें कुछ क्वेश्चन बनाने के मैं आपको तरीके भी बताऊँगा। जो बायोग्राफी का मैंने पैटर्न बनाया है, एक इसी जो है PDF को मैं वहाँ पे लगा के जो है वो लगाने का प्रयास करूँगा, संलग्न करूँगा। या अगर जो आपको चाहिए तो जो मेरा मोबाइल नंबर यहाँ स्क्रीन पे दिया गया है, आप मुझे मैसेज करेंगे, मैं आप पे सेंड कर दूँगा। तो इसमें आपको अथेंटिक बुकों से ही पढ़ना है। जैसे लिटरेरी टर्म्स अगर जो पढ़ने हैं, कडेन भी मार्केट में है, क्रिस बाल्डिक भी है, राउटलेस भी हैं। क्या मतलब है, जब सुप्रीम बुक से ही क्वेश्चन बनने हैं, बनाने वाले के दिमाग में यही चल रहा है, कोर्ट में क्वेश्चन जाएगा, राउटलेस दूसरा कुछ मान रहे हैं, मैं चब्रम कुछ दूसरा मान रहे हैं, माइनर माइनर का डिफरेंस आ रहा है। तो आप डर के कारण आप मतलब साइकोलॉजी ये है कि आप सर्वोत्तम बुकों को ही चूज करेंगे। तो सर्वोत्तम बुक चूज करने में क्या करोगे, एम.एच. अब्रम्स आप टर्म्स के लिए उठाएंगे, डेट्स के लिए आपका ऑक्सफोर्ड कंपेनियन, ग्रामर में आप क्या करोगे, ग्रामर में आप उठाएंगे, आप जो क्वेश्चन बनाएंगे हु बहू आप एग्जाम्पल कहाँ से लोगे, आप रेन मार्टिन से ले सकते हैं, आप ए.जे. थॉमसन से ले सकते हो, आप रेमंड मर्फी से ले सकते हो। तो मुझे इन्हीं बुकों को ही तो पढ़ना चाहिए, मैं क्यों जाऊँ जो है हिंदी राइटर्स की बुक के पास या नॉन रिप्यूटेड राइटर्स की बुक के पास मैं क्यों जाऊँ। अच्छा, रिप्यूटेड बुक ग्रामर के मामले में क्या है, जैसे ऑक्सफोर्ड पब्लिकेशन की बुक है वो अच्छी है, कैम्ब्रिज पब्लिकेशन की बुक है वो अच्छी है, कोलिन्स की है वो अच्छी है, समझ रहे हैं। तो पब्लिकेशन देख के हमको राइटर्स चूज करने हैं, ऐसे अंधाधुंध नहीं पढ़ने हैं। वैसे ग्रामर में हमारा जहाँ तक व्यक्तिगत अनुभव रहा है, रेन मार्टिन बहुत ही अच्छी बुक है, उसमें दुर्गुण सिर्फ इतना है कि उसने कुछ चीज़ों को बड़ा हाईलाइट करके नहीं लिखा है। तो वो जब दूसरी उसकी सहायक किताबें आप पढ़ेंगे तो वो चीज़ आपको जो है समझ में आएगी, वो चीज़ वहाँ से समझ में आ जाती है। तो ये सेट पैटर्न लगा करके आप बहुत ही अथेंटिक चीज़ें तैयार कर सकते हैं। और एक चीज़ मैं आपको ये बता दूं कि अगर जो आपको विश्वास है कि जो मैं पढ़ रहा हूँ एकदम सत्य है, मैं जो पढ़ रहा हूँ एकदम सही है, तो वो चीज़ आप जल्दी नहीं भूलोगे। हाँ, भूलता आदमी कब है, कन्फ्यूज कब होता है, परीक्षा में आप जो है सही आते हुए भी गलत कब करते हैं, जब आप अंदर से स्ट्रांग नहीं रहेंगे। तो अंदर से स्ट्रांग होने के लिए जब तुम्हारे दिमाग में ये होगा यार मैंने सर्वोत्तम किताबें पढ़ी हैं, टर्म्स आप एम.एच. अब्रम्स से तैयार करो, ग्रामर आपने जो है रेन मार्टिन से पढ़ रखी है, जे थॉमसन से पढ़ रखी है, आपने जो है डेट्स आपके जो है ऑक्सफोर्ड कंपेनियन से क्लियर है, तो कोई बड़ा से भी बड़ा आएगा तो आपका विश्वास नहीं टिकना है। जब आपका विश्वास नहीं टिकना है तो आप समझिए 80% काम अपना कर ले गए। तो मेहनत करके हमको खुद अपनी एक नोट्स बना लेनी है। दूसरी चीज़, अब इसमें जो है जैसे
और अच्छा उसमें भी हमको नोट क्या करना है, जैसे आप ये बुकें पढ़ेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें आपको मिल जाएंगी, सब चीज़ हमको नोट नहीं करना है। इंग्लिश टीजीटी की तैयारी करते समय या पीजीटी की तैयारी करते समय मेरा अपना एक व्यक्तिगत अनुभव रहा है कि इंग्लिश में पढ़ने से ज़्यादा छोड़ना ज़्यादा ज़रूरी है कि हमको क्या छोड़ना है। अब जैसे मान लो एम एच अब्रम्स आप पढ़ रहे हैं, तो एम एच अब्रम्स में आप देखेंगे कि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं जो बन रहे हैं वो टोटल वही टर्म उठाए जा रहे हैं जो एंग्लिसाइज्ड हैं। अब बताइए रशियन मूवमेंट में पढ़ के, अमेरिकन मूवमेंट पढ़ के मैं क्या करूँगा। लिटरेरी थियरी के कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, लिटरेरी क्रिटिज्म नहीं आ रहा है। लिटरेरी क्रिटिज्म के क्वेश्चन भी आ रहे हैं तो एक दो आ रहे हैं, वो आप जो है सामान्य सी बुकों में वो मुझे ऐसे मिल जा रहा है, तो मैं इसके लिए क्यों इतना अपना टाइम वेस्ट करूँ, कल्चरल स्टडीज़ पढ़ के मैं अपना क्यों समय बर्बाद करूँ। तो आपको सबसे पहली चीज़ अपना सिलेबस देखना है कि आप तैयारी किसकी कर रहे हो। आप टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं कि आप नेट की तैयारी कर रहे हैं, तो सबका अपना अलग अलग क्राइटेरिया होता है, न कोई ज़्यादा है न कोई कम है। आप सिलेबस को समझो, इसीलिए हमारा टोटल फोकस सिलेबस पे था। मैंने आपको सिलेबस दिखाया, सिलेबस में भी आपको पढ़ना क्या है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसमें ये पैटर्न हुआ। दूसरी चीज़ एक जो है समस्या आपके सामने आती है कि नाथ हित रिश्तेदार जो आप उनका देखते हैं, तो नाथ हित रिश्तेदारों में भी सिर्फ उन्हीं को आप, जैसे उनका भाई, तो भाई में उन्हीं को याद रखो जिनका लिटरेरी करियर में योगदान हो। बहन को आप उन्हीं को याद रखिए जिनका लिटरेरी करियर में योगदान हो। वर्क की उनकी आप डिटेल में जाओ जो इम्पॉर्टेंट हैं, जो नॉन इम्पॉर्टेंट हैं तो उनके नॉर्मली पढ़ के आप उनको स्किप करा सकते हैं। अब आ जाती है उनकी वर्क जैसे वर्क ले लिया, तो वर्क में उनकी मुझे फॉर्म देखनी है। जैसे वर्ड्सवर्थ की कोई पोएम है, तो पोएम मैंने पढ़ी वर्ड्सवर्थ और उन जो है एंड उन जो मतलब कहने का मतलब उनके वर्क, तो जो वर्क हैं वर्क में आप पोएम पढ़ लिए, पोएम की आप लाइन देख लिए। अच्छा, लाइन में कोटेशंस बनने के ज़्यादा, कोटेशन बनने के ज़्यादा लाइन वही संभावना होती है जिस पे फिगर ऑफ स्पीच तुमको ज़्यादा मिले, वीटी टाइप की लाइन हो, वो लाइन आप एक अलग नोट कर लीजिए। आप देखिएगा परीक्षा में ज़्यादातर लाइनें उसी से फंसती हैं। या एक आती है हटिंसन कोटेशंस ऑफ पॉकेट डिक्शनरी, वो आप परचेज कर लीजिए, अच्छी बुक है, हमने भी उसका यूज़ किया है, बढ़िया है। आप वहाँ से जो है शॉर्टकट तरीके से वो कोटेशंस की जो है मतलब बुक ही है, आप वहाँ से जो है पढ़ सकते हैं। आप वीटी, और उसमें भी आप चाहो तो और छोटा कर दो, आपको जो हटिंसन पॉकेट डिक्शनरी में भी आप चाहो तो और छोटा कर दो, उसमें भी वही लाइन आप छांटिए जो वीटी हो, सब आप उसमें भी ना पढ़ो, वीटी लाइनें पढ़ें आप। दूसरी चीज़, जैसे मान लो टिनटिन नबी है, तो टिनटिन नबी इतनी बड़ी पोएम है, तो इतनी बड़ी पोएम में ज़रूरी लाइनें हमने पढ़ ली, और ज़रूरी लाइन पढ़ने के बाद अब क्या चीज़ उसमें बचा कि जैसे उसमें क्या चीज़ मुझे नोट करनी है, तो वो डिटेल स्टडी करने के बाद पता चल जाएगा। उसके बाद भी एक काम बचता है, वो क्या बचता है कि अब जैसे टिनटिन नबी मैंने लिया, तो टिनटिन नबी है क्या, ड्रामेटिक लिरिक है, ठीक, लिरिक की कैटेगरी में आता है। अब वो ड्रामेटिक लिरिक, ड्रामेटिक मोनोलॉग, इसके लिए मैंने एक अलग से जो है वीडियो बना के रखा है, आप वहाँ देखेंगे वो पता चल जाएगा। आप उसका जानरा समझो, लाइंस कितनी हैं आप उसमें देखो, ये सब सारे चीज़ वर्ग के फॉर्म में आते हैं, कितनी लाइंस हैं। अब आपको ये भी देखना है कि उस पोएम के नाम से या उस क्रिएशन के नाम से और कितने क्रिएशन बने हैं, उनको भी, वो भी ज़रूरी हो गए, समझ रहे हैं। तो उससे मिलती जुलती चीज़ें जो हैं आप वो भी ज़रूरी हो जाती हैं, हल्की हल्की जानकारी उनको आपको जो है उनकी भी ज़रूरत पड़ जाती है। फिर ये सब जब इस टाइप से आप पढ़ते निकलते चले जाते हैं, फिर उसके बाद आता है जैसे आपने लिटरेरी टर्म्स भी पढ़े हैं, तो अब लिटरेरी टर्म्स का इसी वर्क पे अप्लाई तुरंत कर दो आप। जैसे आपने ड्रामेटिक लिरिक, ड्रामेटिक मोनोलॉग पढ़ा है, अब आपको ये देखना है कि यार ये ड्रामेटिक लिरिक है कि ड्रामेटिक मोनोलॉग है, तो तुरंत उसी टिनटिन नबी पे आप अप्लाई करके देख लो ना कि जो है ड्रामेटिक लिरिक का क्या क्राइटेरिया है, ड्रामेटिक मोनोलॉग का जो है क्या क्राइटेरिया है। आप क्यों कन्फ्यूजन में रहना चाहते हैं, आप तुरंत उसी वर्क पे अप्लाई कर दीजिए जैसे क्रिटिक लोग करते हैं। आपने कैथारसिस पढ़ा, आपने ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव पढ़ा, आपने नेगेटिव कैपेबिलिटी पढ़ी, तो जो वर्क पढ़ो आप ये देखो कि इसमें नेगेटिव कैपेबिलिटी का यूज़ हुआ है कि नहीं यूज़ हुआ है, ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव यूज़ हुआ है तो कहाँ हुआ है, आप अपने इमोशन कौन से ऑब्जेक्ट पे डाले हैं, समझ रहे हैं। तो इनका आप जब व्यवहारिक यूज़ करोगे, आप डे ड्रीम देखोगे, कहने का मतलब आप काम भी कर रहे हैं, आप अपने घर के काम कर रहे हैं, आप और कोई काम कर रहे हैं, आपके दिमाग में सब चीज़ें जब इस टाइप की आप पढ़ाई करोगे तो रन करना शुरू कर देगा। तो भले ही आप कोई 10 साल से समय दे रहा है, कोई 5 साल से दे रहा है, तुम 3 महीने दे करके ही सिलेक्शन ले सकते हो। तो ये सब सारी चीज़ों को हमने जो है ध्यान देना है।
अच्छा, इस टाइप की तैयारी में एक समस्या आपके सामने और आती है, जैसे कभी कभी परीक्षा होती है, कभी कभी परीक्षा डिले हो जाती है, तो आप इस समय डिमोरलाइज होने लगते हो। ठीक है, चार दोस्त आपके ऐसे होते हैं, यार परीक्षा तो कभी होगी ही नहीं, या परीक्षा यार होगी। तो कहने का मतलब जो इस टाइप के दोस्त हैं या आपके रिलेटिव्स हैं, तो उनको आप किनारे लगाओ। कोई ज़रूरत नहीं जो तुमको डिमोरलाइज करे। कहने का मतलब कि अगर जो मेंटली आप फिट हैं, तुमको लगता है यार आज नहीं कल परीक्षा होगी, क्योंकि हमने 2016 से 2016 बैच की परीक्षा जाके 2019 में हुई है, तो ये दंश मैं झेल रहा हूँ, मैं इस चीज़ को समझ रहा हूँ। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि खुद को मोटिवेट रखना भी एक कला है। आप अपने वर्क में इतना बिजी रहो, आप उन सब चीज़ों को इतना देखते रहो कि जो है मुझे जो है आप खुद फ्री रखोगे तभी आप डिप्रेस होगे, तभी आप में नेगेटिव भावना आएगी। पहली चीज़ तो आप जो है अपने कामों में बिजी रहिए। आप डेली बायोग्राफी आपने बना ली, आप उनका याद मत करो, आप उनको डेली देखो, सिर्फ आपका देखने का काम है, आप उनको डेली देखा करिए, याद मत करिए। तो खुद आप बिजी रहोगे तो ये नेगेटिव चीज़ें उतनी नहीं आती हैं। फिर भी अगर जो जैसे तुमने जज कर लिया कि ये मित्र है, ये जब भी मुझसे मिलता है तब भी नेगेटिव न्यूज़ देता है, आप उनसे दूरी बना लो। मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ, आप परेशान हो जाओगे। ऐसे लोगों से बिल्कुल दूरी बना लेनी चाहिए। और इसमें आपको क्या चीज़ ध्यान देने की ज़रूरत है, एक चीज़ और ध्यान देने की ज़रूरत है। जैसे हेक्टिक पढ़ाई को हमको नहीं बनाना है। जब आप 1 महीने 2 महीने हेक्टिक पढ़ाई करो, हेक्टिक पढ़ाई कहने का मतलब जब तक तुम्हारे नोट्स नहीं बन जाते हैं, जैसे बायोग्राफी बनाने में जिस पैटर्न पे मैंने बताया, आपको समय लगेगा, वर्क पे आपको समय लगेगा। 2 महीने आप एकदम खूब अच्छे से काम करिए, फिर 2 महीने बाद आप इसी काम में एंजॉय ले सकते हो। जैसे कोई मूवी तुमने देखी, तो मूवी में देखो यार अरिस्टोटल की जो ड्रामा ट्रेजेडी की थियरी है, इसने अप्लाई किया कि नहीं किया। बाहुबली ये जो प्लाट मानक के अनुसार पूरी है कि नहीं पूरी है, इसमें सारे कंक्लूजन लास्ट में ख़त्म हो जाते हैं कि नहीं ख़त्म हो जाते हैं। जो अरिस्टोटल ने जो है सारे क्या कहते हैं करेक्टर के जो मानक आदर्श मानक बताए हैं, वो मुझे इसमें मिला कि नहीं मिला, कैथारसिस मुझे मिली कि नहीं मिली। अगर जो यहाँ पे इमोशन व्यक्त हुए हैं तो किस ऑब्जेक्ट के थ्रू व्यक्त हुए हैं। जैसे बाजीराव मस्तानी मैंने देखी थी तो बाजीराव मस्तानी में मैंने देखा कि जब उसका भाई आता है तो उसमें एक कोई जो है मस्तानी बाई किसी दूसरे प्रदेश की होती है, तो बाजीराव के भाई लोग उसका विरोध करते हैं, तो एक जो है कटार निकालता है और कटार को ऐसा खींच के मारता है उसके ऊपर। तो मतलब क्या, वो इमोशन उसका व्यक्त करने का तरीका था, उसने अपना गुस्सा उस इमोशन के थ्रू व्यक्त किया, हालांकि उसको मारने का इंटेंशन नहीं था। तो आप मूवी भी देखो, आपके मन में ये होना चाहिए। आप सॉन्ग सुन रहे हो या फिल्म में आप गाने देख रहे हो, आप ये देखो कि इसने ऑब्जेक्टिव को रिलेटिव का यूज़ किया कि नहीं किया। कहने का मतलब जैसा गाना आपका चल रहा है, गाने के अकॉर्डिंग टू इसने जो है वो बैकग्राउंड दिया कि नहीं दिया, लोकल दिया कि नहीं दिया। भाई अगर जो जिस टाइप का आप माहौल रहेगा उसी टाइप का आप ऑब्जेक्ट प्रेजेंट करेंगे, तभी तो इमोशन अच्छे से ट्रांसफ़र हो पाती है, दर्शक तभी तो प्रभावित होंगे। तो ऑब्जेक्टिव को रिलेटिव, निगेटिव कैपेबिलिटी, जो भी आप टर्म्स पढ़ें, आप कैथारसिस पढ़ रहे हो, आप ह्यूब्रिस पढ़ रहे हो, हमार्सिया पढ़ रहे हैं, एनाग्नोसिस पढ़ रहे हैं, जो भी टर्म पढ़ो सबको मूवी पे, सबको गाने पर, या गाने पर तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं, लेकिन गाने पर आप ऑब्जेक्टिव को रिलेटिव चेक कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों, जब हर चीज़ को आप इस नज़र से देखोगे तो ये चीज़ आपके व्यवहार में आ जाएगी, तब हेक्टिक नहीं लगेगी। एकदम आप इंजॉय भी कर रहे हैं। आप दोस्त भी ऐसे बनाओ कि जो दोस्त तुम्हारे इस टाइप के हों, इस टेंडेंसी के हों। रट्टू तोता वाले दोस्त आप उनको किनारे लगा दो, आर्टिफिशियल दोस्त हों आप उनको किनारे लगा, कोई मतलब नहीं है। आप पढ़ाई को हेक्टिक मत बनाइए। मैं जिस हिसाब से पढ़ाई किया हूँ, समझिए कम समय में जितना मैंने गेन किया है, मैंने टोटल इन्हीं चीज़ों गेन किया है। इसके पहले मेरा पढ़ाई से बहुत ज़्यादा कोई सरोकार नहीं था। एक समस्या और आती है, जैसे आप किसी पे ट्रस्ट कर लेते हैं, वही हमने स्टार्टिंग में बताया नहीं कि फलाने यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, फलाने गुरुजी हैं, तो फलाने गुरुजी, ढमाके गुरुजी, किसी के नाम पे नहीं जाना चाहिए। मैं किसी गुरुजी का डिसरिगार्ड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं इतना बता रहा हूँ कि बुक सर्वोपरि चीज़ है। अगर जो बुक में कोई चीज़ दी गई है वो बुक आपकी अथेंटिक है, तो उनके आगे मैं किसी की नहीं मानता हूँ। ये टेंडेंसी आपको अपने में भी डेवलप करनी पड़ेगी। अब यहाँ से मैं आपको बताऊँगा कि छोड़नी क्या चीज़ है। अब जैसे हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर आप क्यों पढ़ते हैं? 4 राइटर उनके पढ़ के हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर आपके सिलेबस में दिया गया है, आप 17 राइटर वहाँ से पढ़ो, बाकी उनको किनारे लगाओ। क्या ज़रूरत है? इतना ज़्यादा टाइम जो है दे रहा है, मतलब इतना आपके पास समय है। आप ड्रामा नहीं उनके फुल पढ़ रहे हैं, आप उनके वर्क्स फुल नहीं पढ़ रहे हो,
आप जो है पोएटिक फॉर्म्स नहीं पढ़ रहे हैं, आप फिगर ऑफ स्पीच नहीं पढ़ रहे हैं जो कि आपके सिलेबस में दिया गया है, आप जो है क्या कर रहे हैं, आप हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पढ़ रहे हैं, सारा फोकस तुम्हारा उसी पे लगा है। वोकैब पे आप इतना ज़्यादा आप जो है कंसंट्रेट हो जाते हो कि दूसरी चीज़ तुम्हारी कमज़ोर हो जाती है। मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ कि जिस दिन तुम्हारी लिटरेरी टर्म्स एम.एच. अब्राम्स से कंप्लीट हो गई, उस दिन वोकैब का समझिए 40% काम आपने कर दिया। वोकैब आप करते हो, वोकैब में आपको क्या करना है, वोकैब में सबसे पहले आपको ये करना है कि फॉरेन वर्ड एक्सप्रेशंस जितने मिल जाएं, जैसे रंजीत की बुक है या अरोरा की बुक है, वहाँ से आप ले लो। आप कहने का मतलब इसमें आपका जो है और भी कुछ इधर उधर की किताबें हैं, आप वहाँ से फॉरेन वर्ड एक्सप्रेशन ले लीजिए, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन ले लीजिए, वो चलेगा। एनिमल साउंड्स ले लीजिए, एनिमल किड्स ले लीजिए, ये चलेगा। अब कहो तुम एंटानिम सिनानिम से चाटना शुरू कर दिए, तो अगर जो खाली समय है तो चाटो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप उसके लिए अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। तो वो लिटरेरी टर्म्स अगर जो जिस दिन आपका तैयार हो गया, और ये फॉरेन वर्ड एक्सप्रेशन हो गए, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन हो गया, एनिमल साउंड्स हो गया, एनिमल किड्स हो गया, आप वोकैब इसके अलावा जो एंटानिम सिनानिम्स टाइप की चीज़ें होती हैं आप उनको इग्नोर भी कर सकते हो। और मैंने 2 बार सिलेक्शन लिया है, दोनों बार इन सब चीज़ों को मैं इग्नोर करके हमने लिया है, तभी मैं आज आपको अंदर से बोल पा रहा हूँ, अंदर से आपको मैं बता पा रहा हूँ।